हेलो एसजीवियंस, वेलकम टू स्टेमेटिक्स गाइड लर्न वाइट एंड ग्रो विद प्राइड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरटीएमएनयू बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 के पेपर 2 के मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 के सॉल्यूशंस। उसमें भी हम सिर्फ चैप्टर 5 को कवर अप करने वाले हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ने के पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस मॉडल क्वेश्चन पेपर सीरीज को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आगे बढ़ने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी की पूरी सीरीज मिलने वाली है। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो सेमेस्टर 2 के बाद सेमेस्टर 3 के भी पीवाईक्यूज और मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस लॉन्च कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है इफ ए वेक्टर इज दिस एंड दैट एंड बी वेक्टर इज दिस एंड दैट देन फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी एट टी इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व आउट करना है। देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करके देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन जो है मोस्टली कैलकुलेशन पार्ट है, और कैलकुलेशन पार्ट में मिस्टेक्स के चांसेस बहुत हाई होते हैं, खास करके ऐसे क्वेश्चन में जहां पर लिंक टू लिंक कैलकुलेशन है। अगर आपका यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी गलत निकल जाता है, एक साइन मिस्टेक हो जाती है, तो आपको 0 मार्क मिलेगा। इस पे 0, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि बाकी के सारे स्टेप्स आपके गलत हो जाएंगे। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लास्ट में सॉल्व आउट कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको एकदम बारीक कैलकुलेशन देखना पड़ता है, और साथ ही में कैलकुलेशन पार्ट के कारण यहां पर ध्यान ज्यादा लगाना पड़ता है, जो कि ज्यादा एनर्जी लेता है और ये लेंदी भी हो जाता है। इस कारण से उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा जो कि शॉर्ट है, जिनमें टाइम कम लग रहा है और जिनमें एरर के चांसेस काफी कम हैं। इसीलिए, और अगर आप इस क्वेश्चन में 100% कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें गलती का कोई चांस नहीं, तभी आप इसको पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। नहीं तो मैं रेकमेंड करता हूं कि इसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। अब इसे कैसे सॉल्व आउट करना है, सबसे पहले तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन ए वेक्टर इज बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने गिवन डाटा को लिख दिया एज इट इज। अब टू फाइंड, अब फिर इसका सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें अंदर से बाहर की तरफ जाना है। पहले अंदर वाले टर्म को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में उसे 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद में टी की वैल्यू 0 पुट अप करने वाले हैं। तो देखते हैं अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। ये जो स्टेप है ये सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क के लिए होने वाले है, क्योंकि हमने 11-12 में भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है। 3/3 का डिटर्मिनेंट बनता है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट बना लेना है। अब ऐसा नहीं कि पहले ए वेक्टर लिखे क्रॉस लिखे, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास में टाइम है तो। फिलहाल हमारे पास में टाइम की थोड़ी सी कड़की है, तो हम इसे डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। अब सिंपली आपको 3/3 के फॉर्मूले से एक्सपैंड कर देना है। देखिए, हमने यहाँ पर सिंपली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को एक्सपैंड कर लिया है, यानी कि हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया इस 3/3 के डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करके। देखिए कैसे, आई वेक्टर ऐसे का ऐसे ही, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, t+2 इंटू साइन टी माइनस t² माइनस 4t इंटू 4e⁻t। फिर वही, जब सेकंड कॉलम को हम एक्सपैंड करने वाले होते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, तो माइनस का साइन जे वेक्टर, और फिर यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसे गायब कर दीजिए, और जो सेकंड कॉलम है उसे गायब कर दीजिए, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम, माइनस 2t² साइन टी, फिर माइनस t² माइनस 4t इंटू कॉस टी सेम। फिर जो थर्ड कॉलम है उसके टाइम हम प्लस लगा देते, प्लस के वेक्टर ऐसा का ऐसा ही। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2t² इंटू 4e⁻t प्लस इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस और एक माइनस पहले से आएगा, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और फिर t+2 इंटू कॉस टी। यहाँ तक क्या आ गया सेकंड स्टेप। और जो थर्ड स्टेप है वो सेम, बस इसी को हल्का सा एडिटिंग है। कैसे, बस अरेंजमेंट है थोड़ा सा। यहाँ पर t+2 साइन टी एज इट इज, माइनस यहाँ पर माइनस 4e⁻t t² माइनस 4t, बस इस टर्म को पहले भी लिख लिया, और जो आई वेक्टर है इसको हमने बाद में लिख लिया, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे हम पहले लिखा करते थे। फिर ये माइनस, यहाँ से हमने माइनस का साइन को कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सेम उन्हीं टर्म्स को रीअरेंज कर दिया। यहाँ पर जो ब्रैकेट है ये सेम है, क्योंकि हमने यहाँ पर यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लिया है, ब्रैकेट से नहीं लिया, ठीक है। और फिर जो जे वेक्टर है उसको हमने बाद में लिख दिया। फिर सेम अरेंजमेंट हमने किया है, 2 इंटू 4 8 हो गया, और e⁻t इंटू t², और फिर प्लस t+2 इंटू कॉस टी। सेम इसी तरीके से जब आप लिखेंगे, मेरा मतलब जस्ट इसी फॉर्मेट में लिखने से आपको यहां तक के 1 मार्क मिल जाएगा। 1 मार्क इसलिए क्योंकि ये 11th में भी पढ़ा हुआ है, 12th में भी पढ़ा हुआ है, और बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है।
तो ये सिर्फ 1 मार्क की स्टेप है इतना लिखने पे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसी के थ्रू आपकी आने वाली स्टेप्स कनेक्टेड होंगी। अब आगे देखिए, अब सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करने वाले हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ये होने वाली है 2 मार्क्स के लिए, तो इसके लिए हमें सफिशिएंट कम से कम 4 स्टेप्स तो लिखने ही होंगे। 4 स्टेप्स की जगह आप 3 स्टेप्स में भी खत्म कर सकते हैं, बट यहाँ पर फिर आपके हाफ मार्क्स जाने के चांसेस होंगे, इसलिए आप इनको 4 ही स्टेप्स में लिखिएगा। सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू पुटअप कर देना है जो हमने पिछले स्टेप में लिखा ली थी। आप चाहे तो इसके पिछले स्टेप को 1 नाम दे सकते हैं और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1, जो कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, मॉडरेटर इंप्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली आपको प्रोडक्ट रूल और चेन रूल लगाना है, बस ये 2 रूल से आपका डेरिवेटिव ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, t+2 एज इट इज साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t प्लस t+2 का डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर जो साइन टी है वो एज इट इज माइनस माइनस 4e टू द पावर टी, 4e टू द पावर टी एज अ कांस्टेंट हमने रख लिया, फिर टी स्क्वायर माइनस 4t और टी स्क्वायर माइनस 4t। देखिए यहाँ पर हमने इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया है और 4e टू द पावर टी को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टी। 4 कांस्टेंट है और e टू द पावर का डिफरेंशिएशन e टू द पावर t ही होता है, तो एज इट इज आ गया। फिर से एक और बार माइनस माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो माइनस 4e टू द पावर टी। इस बार हमने इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके अलग कर लिया और हमने सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट किया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 4t का डिफरेंशिएशन -4, फिर अगले में 2t स्क्वायर साइन टी, यहाँ पर 2t स्क्वायर कांस्टेंट, साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t, फिर एक बार फिर अगले स्टेप में साइन टी ऐसा कांस्टेंट 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4t। फिर यहाँ पर माइनस हमने इसलिए बाहर पे निकाला है क्योंकि जो cos t है इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन टी, ठीक है, इसलिए जो माइनस है वो पहले आ गया, टी स्क्वायर माइनस 4t एज अ कांस्टेंट। अब अगले स्टेप में cos t एज अ कांस्टेंट और फिर टी स्क्वायर माइनस 4t का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 4, फिर जे वेक्टर, और फिर ये हमने एज इट इज का एज इट इज लिख दिया क्योंकि e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर t ही होगा, तो वो टर्म में कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। नेक्स्ट में हमें इसे एक फिर e टू द पावर t को कांस्टेंट लेना है और जो 8t स्क्वायर है इसे डिफरेंशिएट करना है, तो 8t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 16t e टू द पावर t एज इट इज। फिर नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंशिएशन, यहाँ पर भी सेम वही प्रोडक्ट रूल लगाना है, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, t+2 सेम। अब यहाँ पर t+2 का डिफरेंशिएशन 1 cos t। अब अगले स्टेप में बस हमें रीअरेंजमेंट करना है थोड़ा सा। साइन टी हमने पहले लिख लिया क्योंकि ये सिंगल टर्म दिख रही है, t+2 cos t हमने बाद में लिख लिया। अब यहाँ पर जो अंदर पे जो टर्म है और यहाँ पर जो टर्म है, ये दोनों ब्रैकेट के टर्म्स को हमने कॉमन ले लिया, मतलब मर्ज कर लिया, और जो -4e टू द पावर t है इसे एज इट इज हमने कॉमन निकाल लिया और ये दोनों टर्म्स को मर्ज कर लिया है यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट में। फिर अब जे वेक्टर वाली टर्म्स में साइन टी को हमने कॉमन निकाल लिया। अब देखिए जब हम यहाँ पर साइन टी को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर जो माइनस की साइन है इसको पहले अंदर करा लेंगे ब्रैकेट के, ताकि हमारे पास में पॉजिटिव साइन टी बाहर आ जाए। तो यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4t, फिर यहाँ से जो 4t मिला वो 4t, ये ब्रैकेट कंप्लीट। cos t को हमने एज इट इज लिख लिया है और साथ में यहाँ पर भी एक cos t मिल रहा है हमको, तो यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट्स को मर्ज अप कराना है। 2t स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो आएगा 2t स्क्वायर वो सेम आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2t माइनस 4 इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ से जे वेक्टर की टर्म्स कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप में भी सेम हमको बस मर्ज अप ही करना है। e टू द पावर t को हमने यहाँ से कॉमन निकालना, तो 8t स्क्वायर प्लस 16t मिला, फिर माइनस इसलिए क्योंकि जैसा कि हमने इसके पहले वाले स्टेप में भी देखा था, यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस को हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं ताकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्म में क्रिएट हो जाए। यहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव बन गया, t+2 एज इट इज, फिर cos t। अब जो अगला स्टेप है उसमें ध्यान दीजिएगा, बस हमें ये जो ब्रैकेट्स है इनको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपैंड नहीं करना। देखिए सेम एज इट इज यहाँ पर कुछ टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर पे, वही हमने किया है। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 2t माइनस 4, यहाँ पर भी थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। 4t प्लस 4t 8t हो गया, यहाँ पर माइनस 8t, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो माइनस था इसे बाहर निकालना था, तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस साइन टी बनेगा, जो साइन टी है वो माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने उसको सेकंड नंबर पे लिखा और cos t पॉजिटिव है इसलिए उसको पहले लिख दिया, ठीक है, ताकि कैसा अगर अपन इसको पहले लिखते हैं ना तो कई बार ना हम क्या करते हैं ये माइनस के साइन को ना भूल जाते हैं, इसलिए सेकंड नंबर पे लिखा मैंने उसको। अब जो अगली स्टेप पे सेम वही काम करना है, यहाँ से जो नहीं यहाँ पर तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना। अब एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली बात,
जो ब्रैकेट्स हैं इनको इनको मल्टीप्लाई मत कर देना टर्म्स के साथ में, नहीं तो यहाँ पर जो 12 टर्म्स मिनिमम क्रिएट हुए थे उनका और 16 17 18 आप बना बैठोगे, और इतने सारे टर्म्स को आपको इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है, और फिर वो काम हमें बहुत लंबा पड़ जाएगा। इसलिए इन ब्रैकेट्स को एज इट इज रखना। जितने कम टर्म्स होंगे उतना ज्यादा आसान होगा आपको सिंप्लीफाई करने में। अब बढ़ते हैं सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ। अब देखिए अगली स्टेप में हमने क्या किया है, यहाँ पर डी स्क्वायर आएगा। अगली स्टेप में हमने क्या किया है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। अब सेम उसी तरीके से 4 स्टेप में आना चाहिए ये, क्योंकि ये भी आपका 2 मार्क का है। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन पार्ट 2-2 मार्क का क्यों है? ठीक है, बाकी तो 1-1 मार्क का कर दिए। वो उसका रीजन ये है क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर आपकी वो स्किल्स टेस्ट हो रही है जो कि डिटरमाइन करती है कि आप कितने अच्छे हो वेक्टर्स को डिफरेंशिएट करने में, ना कि आपका कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन भी एक तरह से कैलकुलेशन ही है, तो बस उसी में आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं। अब देखिए सेम जैसा कि हमने पिछले स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, सेम आपको वैसे ही लिख देना है। यहाँ से आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई। अब यहाँ पे भी सेम, बस आपको प्रोडक्ट रूल और चेन रूल लगाते जाना है, बिकॉज साइन टी एज इट इज साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी प्लस 2, फिर प्लस यहाँ पर फिर एक और बार इसका डिफरेंशिएशन कॉस टी प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1। अब ये दो टर्म्स में भी वही प्रोडक्ट रूल लगा देना है जैसे कि हमने पिछली बार किया था, -4 et e टू द पावर टी। तो e टू द पावर टी का डिफरेंशिएशन e टू द पावर टी होता है, ये सेम एज इट इज आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 2t - 2। फिर यहाँ पर सेम एज इट इज प्रोडक्ट रूल ही आपको लगाते जाना है, सिंप्लीफिकेशन पार्ट है मोस्टली। तो देखिए अब यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म में प्रोडक्ट रूल लगा दिया, यहाँ से फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करके सेकंड टर्म को कांस्टेंट ले लिया, फिर सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करके फर्स्ट को कांस्टेंट ले लिया। यहाँ से आपकी फर्स्ट टर्म के 2 टर्म्स तैयार हो गए, और फिर यहाँ से आप अगले वाला टर्म है साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी स्क्वायर माइनस 8t कांस्टेंट, फिर एक और बार डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी कांस्टेंट टी स्क्वायर माइनस 8t का डिफरेंशिएशन 2t - 8, और फिर अगले टर्म में e टू द पावर टी एज इट इज कांस्टेंट, और क्योंकि e टू द पावर टी का डिफरेंशिएशन e टू द पावर टी होता है, सेकंड टर्म एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करना है 2t स्क्वायर 8t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 16t प्लस 16t का डिफरेंशिएशन 16। तो यहाँ पर ये भी टर्म आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो डिफरेंशिएट करना है दो टर्म्स को, t प्लस 2 साइन टी, यहाँ पर साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी हो जाएगा। यहाँ पर अगला टर्म है t प्लस 2 साइन टी, लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, ये मैं माइनस के साइन को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करना है माइनस साइन टी का हो जाएगा माइनस कॉस टी आएगा t प्लस 2 एज इट इज, फिर t प्लस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और माइनस साइन टी एज इट इज आ जाएगा। कॉस टी का डिफरेंशिएशन वो भी होगा माइनस साइन टी, ऐसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम हमको बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है। कॉस टी एडअप कर दिया, 2 कॉस टी हो गया, माइनस साइन टी इंटू टी प्लस 2 ये आ गया, -4 e टू द पावर टी। अब यहाँ पर टर्म्स को थोड़ा सा मर्ज अप कर लेना है, -4 e टू द पावर टी हमने कॉमन निकाल लिया, फिर दोनों ब्रैकेट्स को मर्ज कर दिया जैसे कि हमने पिछले वाले स्टेप्स में किया था। फिर माइनस साइन टी, यहाँ पर भी हमने दो ब्रैकेट्स को मर्ज अप कर लिया, यहाँ से एक उठाया माइनस साइन टी और यहाँ से एक उठाया माइनस साइन टी, दो ब्रैकेट्स को मर्ज अप कर दिया, माइनस साइन टी कॉमन निकाल के। फिर कॉस टी भी हमने यहाँ से कॉमन निकाला है और दो ब्रैकेट्स को मर्ज अप कर दिया। यहाँ पर देखिए हमने प्लस कॉस टी को कॉमन निकाला है, तो यहाँ से एक माइनस का टर्म आना चाहिए। देखिए आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। यहाँ से हमने जो माइनस है ना इसको भी कॉमन निकाला है, तब जाके प्लस हुआ। अब अगले में हाँ ये टर्म क्लियर हो गया, के कैप वाली बची। तो यहाँ पे देखिए e टू द पावर टी यहाँ पर e टू द पावर टी को कॉमन निकाल लिया और ये दोनों ब्रैकेट्स को मर्ज अप कर दिया। फिर यहाँ से -2 साइन टी यहाँ से आया, दोनों टर्म्स को एड अप करने के बाद में, और माइनस कॉस टी इंटू टी प्लस 2। अब आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर देना है। 2 कॉस टी माइनस साइन टी प्लस 2 एज इट इज। यहाँ पर इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर देना है, ये कैंसिल आउट हो जाने वाला है, -4 -2 -6 हो जाएगा, टी स्क्वायर एज इट इज। अब अगले में माइनस साइन टी, यहाँ से भी हमने जो ब्रैकेट निकाला था इसको भी सिंप्लीफाई करना है। 2t 4t -4 -8 -12 और 2t स्क्वायर एज इट इज। कॉस टी 4t स्क्वायर प्लस 2 माइनस टी स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया 8t, और यहाँ पर 4t को एड करके 12t हो गया और 2 आ गया एज इट इज। अब बचता है के वाला टर्म, तो e टू द पावर टी यहाँ पर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लिया, 8t स्क्वायर 16 + 16 32t और 16 एज इट इज, -2 साइन टी माइनस कॉस टी इंटू टी प्लस 2 के कैप। यहाँ तक के करने के बाद में आपको 2 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे। सब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, जो सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाली है इसमें बस t = 0 पुट अप करना है। तो आपको बस सेम एज इट इज लिख लेना है, बिग ब्रैकेट डाल के t = 0 कर दो। अब t की वैल्यू 0 पुट करते जाओ, t की जगह पे 0, यहाँ पर भी ऐसे ही
हर जगह पे टी की जगह पे 0 पुट करते जाओ और बस सिंप्लीफाई कर दो। तो यहाँ पर cos 0 1 हो जाएगा और sin 0 0, तो ब्रैकेट वैनिश हो जाएगा। यहाँ पर 4 e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, ये हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 6, 6 4 24, 24 आ गया, यहाँ से 2 आ गया। अब माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये भी ब्रैकेट वैनिश हो जाएगा। cos 0 1 और 2, यानी कि 2 1 का 2 आ गया और उसका 0। अब यहाँ पर e टू द पावर 0 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 16, 16 इंटू 1 16, साइन 0 0, cos 0 1 माइनस ऑफ cos 0, ठीक है, यानी कि माइनस ऑफ 1 इंटू 2 माइनस 2। अब बस सिंप्लीफाई कर लो, 2 प्लस 24 26, 0 प्लस 2 2, ये 2 है, और 16 1 16 माइनस 2, और फिर ये 16 माइनस 2, ये 14 आना चाहिए, ये 8 हो गया गलती से। सेम ऐसे आप लोग भी एग्जाम में ध्यान दिया करिएगा, अगर हमसे भी गलती हो जाती है कभी कभी। तो ऐसे ये 16 माइनस 2 14 हो गया। अब यहाँ तक के आंसर निकालना तो आपको 6 में से 6 मार्क्स 100% मिल जाने चाहिए। लेकिन अब पता है क्या करेगा, अब मॉडरेटर क्या करेगा कि चलो आपने सब कुछ सही निकाला, अब वो देखेगा टी कैपिटल तो नहीं होगा कहीं पर, ये तो कुछ छूट तो नहीं गया। अब आप लोग क्या करोगे, इस स्टेटमेंट को लिखना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको तो यही फाइंड आउट करना था। यहाँ तक के छोड़ देते और फिर यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स काट दिया जाता है। तो इस स्टेटमेंट को लिखना ना भूले। जब आप इतना पूरा कर लेते हैं तो आपको 6 में से 6 मार्क्स 100% मिलेगा। अब देख लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द सर्फेसेस। दो सरफेस दिए हुए हैं, पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पे हमें एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कीवर्ड है एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है, सिर्फ एंगल फाइंड आउट नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्यूट एंगल फाइंड आउट नहीं करते। एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है यह पता लगाना जरूरी होता है, क्योंकि मार्क्स तो उसके मिलने वाले हैं। अदरवाइज पूरे प्रोसीजर के आपको 4 से 5 मार्क्स तक के मिल जाते हैं, बट 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं, क्योंकि एक्यूट नहीं होता वो एंगल जो फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को शुरुआत कैसे की जाए। दो सरफेसेस दिए हुए, नाम दे देते हैं लेट। अब देखिए एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ट्रिक बता कर देता हूं। जब दो सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का एंगल सेम होता है। किसके सेम होता है, जो दोनों सरफेस पे जो नॉर्मल होते हैं ना, उनके बीच के एंगल से सेम होता है। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज कर लीजिए कि ये एक सरफेस है, इस पे एक नॉर्मल ऐसे खड़ा है, ठीक है। अब ये एक दूसरा सरफेस है, इस पे एक नॉर्मल ऐसे खड़ा है। जब ये दोनों आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके बीच का जो एंगल है वो सेम होगा एज पर टू गिवन सरफेसेस के एंगल से, ठीक है। तो ये जैसे एंगल वेरी करेगा वैसे ये नॉर्मल के एंगल्स भी वेरी करेंगे। ये सिमिलर होते हैं, इसीलिए हम नॉर्मल का एंगल फाइंड आउट करेंगे, ना कि सरफेसेस का एंगल, क्योंकि हमें नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करना है ये पता है। नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए क्या लगता है, ग्रेडियंट निकालना पड़ता है। देखिए ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और उसके पहले यहां पर एक स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, द एंगल बिटवीन द। अब ये स्टेटमेंट काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके बिना बाकी की सारी प्रोसीजर एक बकवास टाइप होंगी, क्योंकि उसका तो कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक स्टेटमेंट है, जिसके कारण हम आगे की प्रोसीजर करने वाले हैं। अब इसके आगे क्या करना है, नॉर्मल फाइंड आउट करना है। बस आपको क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो बस आपको ऐसे लिख देना है, आई कैप एज इट इज डेल फाई एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 3x माइनस जेड स्क्वायर बाय डेल एक्स। अब ऐसे ही सेम आपको आगे के टर्म्स भी लिख लेना है। यहाँ पर हम बस एक को करते हैं, ये डेल एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स वाई स्क्वायर जेड कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो आई कैप लिख के वाई स्क्वायर जेड माइनस 3x, एक्स का डिफरेंशिएशन 3 माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। अब सेम आपको आगे के टर्म्स के लिए भी कर लेना है। अब यहाँ पर इस पॉइंट की वैल्यू को पुटअप करना है। पॉइंट क्या है अपने पास में, 1 माइनस 2 1, तो पुटअप कर दीजिए। -2 का स्क्वायर 4 1, 4 माइनस 3 1, यानी कि ये हो गया आई कैप, और ये प्लस 4 माइनस 2 2 के कैप, ये आ गया आपका नॉर्मल वेक्टर। अब आपको क्या करना है, बस एक स्टेटमेंट लिख देना है, दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस फाई। वो एज इट इज आपको लिख देना है, जस्ट इसी स्टेटमेंट को, नहीं लिखे तो भी चलता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज लिखना जरूरी है, ये इतना लिखने के बाद में यहाँ पर आपको एक रीजन दे देना है, एट पॉइंट 1 माइनस 2 1, जो हमको नॉर्मल मिला है, नॉर्मल वेक्टर, इसे हम 1 नाम दे देते हैं। अगले सरफेस के लिए भी हमें नॉर्मल को फाइंड आउट करना है, तो जस्ट वही प्रोसीजर को फॉलो अप करना है।
Similarly, the normal to the surface psi at the point 1, -2, 1 is। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम वही प्रोसीजर, इक्वल्स टू। अब यहाँ पर सेम वही प्रोसीजर फॉलो अप करना है जैसा कि हमने किया था। यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये 1 को भूलिएगा मत, ठीक है। रीजन ये है कि अगर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सही हो गया तो ये 1 ना लिखने के कारण एक आधा मार्क्स आपका काटा जा सकता है। लेकिन अगर आप ये 1 को लिख भी देते हैं तो भी उसके फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर ये जो दो सरफेसेस हैं इसको मैं थोड़ा सा ऐसा घसका भी दूं तो भी एंगल तो सेम ही रहने वाला है दोनों के बीच में। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूं तो भी एंगल तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इंक्लाइनेशन उससे वेरी नहीं करता, ठीक है। अब देखिए, वैसे हम लिख देते हैं ताकि हमारे आधे मार्क्स भी क्यों कटे। आई कैप, अब यहाँ पर के कैप, ये कैसे आया? हमने यहाँ पर एक पॉइंट पुट अप कर दिया। कौन सा पॉइंट था वो? बाय एट द पॉइंट 1, -2, 1। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपने पॉइंट पुट अप किया तब जाके आपको ये मिला है। अब यहाँ तक इसको सेकंड नंबर दे दो। हमारा फाइनल स्टेप बचा है जिसमें हमको सिर्फ एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्मूले से अपन को फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर जो थीटा, हम जो एंगल अज्यूम करने वाले उसे एक्यूट एंगल नहीं लेना है, क्योंकि जो थीटा है वो सिर्फ एक एंगल है, वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है वो हमें फाइनल स्टेप में जाकर पता लगेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। देन अब देन में क्या, स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है वो? देखिए ये मैं आपको रफ में पता कर दे रहा हूँ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। इसी फॉर्मूले को हमको लगाना है। यहाँ पर आप ऐसा एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली ये सब आना चाहिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली ही कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख दो। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये कहां से आ रहा है? बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आप चाहो तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, दोनों सही है। अब यहाँ पर बस हमको वैल्यूज को पुटअप करना है, बस सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है आपको पता होना चाहिए। ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 हो जाता है, इसी बचते कोएफिशिएंट्स उनका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 6 1 6 और सिंप्लीफाई कर दिया तो -√6/14। ये हमको मिल रहा है कॉस थीटा की वैल्यू। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, यानी कि जो एंगल मिला है हमको वो है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। ये कैसे नेगेटिव आ रही है? ASTC रूल से पता किया मैंने, यहाँ पर ASTC, ठीक है। कॉस कहां पर पॉजिटिव होता है? यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन हमारा कॉस नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूँ। सेकंड में लाई करेगा तो यहाँ से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो भी नेगेटिव होगा। थर्ड में लाई करेगा तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तब भी ऑब्ट्यूस आएगा। इस हिसाब से जो एंगल मिल रहा है ये कॉस का नेगेटिव ही होगा। तो सिंस वी हैव टू फाइंड द एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमें इसको पाई से माइनस करना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए कि ये एंगल यहाँ पे आ रहा है कुछ, ठीक है, तो ये एंगल कुछ ऐसा है, ये मिला हमको थीटा। हमको क्या पता करना है? एक्यूट एंगल पता करना है। तो लीनियर पेयर के हिसाब से जब हम थीटा को 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो ये जो एंगल मिलेगा 180 माइनस थीटा, ये होगा हमारा रिक्वायर्ड एंगल, एक्यूट एंगल। तो अब क्या करना है? बस यहाँ पर इनवर्स ले लो पहले तो। थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस √6/14। अब एक्यूट एंगल, सो द रिक्वायर्ड एंगल इज, यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सिंस थीटा को 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, 180 डिग्री माइनस थीटा दैट इज 180 डिग्री। आप 180 डिग्री की जगह पाई भी लिख सकते हो, दोनों के दोनों सही है। मैं यहाँ पर डिग्री में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमने यहाँ पर डिग्री में एक्सप्लेन किया, आप पाई लिखोगे तो भी चलेगा। 180 डिग्री माइनस कॉस इनवर्स माइनस √6/14। देखिए जैसा कि मैंने कहा था
कि लोग यहां तक के फाइंड आउट करेंगे और बोलेंगे कि ये है रिक्वायर्ड एंगल, लेकिन ये गलत हो जाता है। जब तक के एंगल एक्यूट हम पता नहीं लगाते तब तक के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन डिवाइडेड था 2 मार्क्स के 3 स्टेप्स में। 2 मार्क था ग्रेडियंट ऑफ सरफेस 1, फिर 2 मार्क्स थे ग्रेडियंट ऑफ सरफेस 2, और फिर जो 2 मार्क्स है वो है एंगल निकालने में। 2 मार्क के 3 स्टेप्स में आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगर आप प्रॉपरली यहाँ पर एक्यूट एंगल नहीं निकालते तो यहाँ पर आपका आधा 1 मार्क तो जा ही सकता है आराम से, क्योंकि निकालना था एक्यूट, आपने निकाला है ऑब्ट्यूज। यहां तक के लिखोगे तब आपको पूरे 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल जाएंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है जहां पे शो डैट है, तो आप उस क्वेश्चन अगर वो आता है तो उसे बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि शो डैट में कैसा आपके पास में एक प्रोसीजर के ऑप्शंस हो जाते हैं। कैलकुलेशन में तो ठीक है, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा करते जाना है, बट शो डैट में आप 3-4 वे से उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। और साथ ही में आपको यहाँ पर आंसर पहले से दिया है, तो इसमें जो आंसर मतलब जो फर्स्ट स्टेप है और लास्ट स्टेप है वो आपको पहले से पता है। बस काम क्या करना है, बीच के गैप्स को फिलअप करते जाना है। इसीलिए क्वेश्चंस एज कंपेयर टू अदर्स ज्यादा इजी होते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आर क्या है। तो आर है हमारा, आर वेक्टर जो है वो है हमारा पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू यहां पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल डॉट डेल ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ऐसा ये हमारे पास में प्रॉपर्टी है। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेडियंट आप लिख सकते हैं, या फिर वैसे तो एक प्रॉपर्टी होती है तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए। अब नाउ टू फाइंड, अब आर की वैल्यू यहां पर पुट कर देना है। आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डेल वाई डेल एक्स लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप। सेम इसको अभी हमको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा अंडर, ये तो पहली बात तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कैसे आ गया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो सिमिलरली ऐसे अब यहाँ पर चेन रूल लगा देना है। चेन रूल लगा के ये जो टर्म है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, इनटू यहाँ पे जो पावर है इसकी नेगेटिव में 1/2 -1 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। 1/2 -1 -1/2 नीचे पे लेकर जाएंगे तो अगेन क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सिंपल इतना हो गया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा इंटू 2x। सिमिलरली यहाँ पर बाकी के भी टर्म्स ऐसे ही तैयार होंगे, तो आपको बस पुटअप करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर 2x है वहां पर 2i आएगा, फिर अगले टर्म में 2z आएगा, बाकी की टर्म्स सेम रहने वाली। अब यहाँ पर फिर सिमिलरली ऐसा अलग टर्म्स को भी लिखेंगे। अब ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप। अब सिमिलरली यहाँ पर के कैप। इतना आने के बाद में अब देखिए प्रूफ क्या करना था 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर तो आ चुका है। आर की वैल्यू क्या थी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये 1 अपॉन में आ गया है। अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको यही मिलने वाला है। तो मतलब डिनोमिनेटर तो आ चुका है, अब बचता है दूसरे टर्म की बारी। मतलब जो 1 है न्यूमिनेटर में 1 चाहिए, और साथ में वेक्टर के जो यूनिट वेक्टर से ये नहीं चाहिए। यूनिट वेक्टर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो ग्रेडियंट ऑफ लॉग ऑफ आर आया था वो आया था एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ये आया था। अब इसका एक और बार ग्रेडियंट निकाल देते हैं। तो ग्रेडियंट स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू, पिछली बार हमने 2 फाइंड लिखा था, तो यहाँ पर एक बार देयरफॉर लिख देते हैं, फर्दर लिख देते हैं।
ज़्यादा अच्छा लगेगा। फर्दर तो ये ग्रेडियंट लॉग ऑफ आर, एक काम करते डायरेक्टली ले लेते हैं अब। ग्रेडियंट का क्या होता है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स ग्रेडियंट इंटू नहीं डॉट प्रोडक्ट विथ, ये पूरे टर्म को लिख देना है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना प्लस सिमिलरली ऐसे ही आपको डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड के लिए भी लिख लेना है। अब यहाँ पर बस इसको यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है, ध्यान में दीजिएगा। वी डी यू माइनस यू डी वी, इसके पहले हम क्या करते थे, अगर कुछ ऐसा है वी डी यू माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर, ऐसा करते थे हम, ठीक है, इसको बोलते थे क्वेश्चन रूल। यहां पर भी वही लगाना है लेकिन पार्शियली डिफरेंशिएट करके। तो अब उसी फॉर्मूले को लगा के पार्शियली डिफरेंशिएट करने वाले वी डी यू, तो वी एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वी डी यू, यानी कि एक्स ये हो जाएगा 1 माइनस यू डी वी, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। तो यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा जिसका हो जाएगा 2x। अब सिमिलरली अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक और बार करना है अभी इसको, सिर्फ यहाँ तक क्या जाने के बाद में। अब यहां से आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, माइनस 2x स्क्वायर है तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब इसको आप चाहते 3-4 टर्म्स में लिख सकते हो, मुझे ये बात पता है यानी कि मुझे सिंप्लीफिकेशन आता है तो मैं इसको सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3z स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, ये हो जाएगा z स्क्वायर अब y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसके बाद में ये जो वैल्यू है ये किस चीज की है, r स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/r स्क्वायर। रीजन भी दे सकते हैं, रीजन आ जाए, ये हमने दे दिया रीजन। अब हमको बस एक सेंटेंस लिखना है और फिर ये प्रूफ। यहां पर लिख दीजिए देयरफॉर डेल स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ r इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर हेंस प्रूव्ड। मैं साइड में लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, आप नीचे ही लिखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1D। इसकी तरफ बढ़ने के पहले मैं आपको एक बोनस एडवाइस देना चाहूंगा, जो कि वैसे तो मैं PYQs की वीडियो में देने वाला था, बट यहां तक कि हमने जब 3 क्वेश्चंस कवर अप कर ही लिए तो मैं आपको बता देता हूं। इसके पहले जो हमने 3 क्वेश्चंस कवर अप किए वो तीनों 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि वो 2019 की समर एग्जाम में आ चुके हैं। और साथ ही में एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो इसके पहले NEP 2020 के लॉन्च होने के पहले जो सिलेबस था उसमें फ्रेनेट सेनेट फॉर्मूलेस के क्वेश्चंस नहीं थे, जो कि उसके बाद में इंक्लूड कर दिए गए हैं। यानी कि आप नोटिस करोगे कि इसके पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे यूनिवर्सिटी के, उसमें फ्रेनेट सेनेट फॉर्मूलेस के क्वेश्चंस नहीं होंगे। यानी कि जैसे ये कर्वेचर, टैंजेंट, बायनॉर्मल, टॉर्शन और जो कुछ भी होता है प्रिंसिपल, नॉर्मल वगैरह, ये सबके कॉन्सेप्ट के पर बेस्ड क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये टॉपिक एकदम नया हो जाता है। साथ ही में इनके जो क्वेश्चंस है ये काफी लेंदी और लिंकेटिव होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो इनका लिंक बनेगा ही। जैसे कि ये निकाला तो फिर ये निकाला, फिर उसके बेसिस पर वो निकाला, ऐसे सब पार्ट्स में जो डिवाइडेड होते हैं, लेकिन लिंकेज होता है इनके बीच में। इसी के कारण मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं
तो इन्हें छोड़ ही दीजिएगा, ये काफी लेंदी होते हैं और साथ ही में जो इनके फॉर्मूलेस है कुछ ज्यादा ही ट्रिकी है, जो कि याद रखने में काफी डिफिकल्ट होता है। खैर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं और इस क्वेश्चन के लिए हम रिटन एंड एक्सप्लेन यानी कि राइट एंड एक्सप्लेन टेक्निक को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली कैलकुलेशन पार्ट है तो मुझे उसे एक्सप्लेन करके देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उसे यहाँ पर लिख कर समझाना। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कैसे करना है। सबसे पहले तो गिवन स्पेस कर्व लिख लेना है वैसा का वैसा ही। अब जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक स्टेप है वहां पर वो ये है कि पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करना है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने देखा था कि पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है पोजीशन वेक्टर। एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, जैसा कि ऐसा दिया हुआ है। अब जो हमको टेंजेंट वेक्टर निकालना है वो होता है पोजीशन वेक्टर का एक फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। बस तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस का साइन एज इट इज, 3t स्क्वायर आएगा यहाँ पर डिफरेंशिएट करने में, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा टी स्क्वायर। फिर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और फिर टी का डिफरेंशिएशन 1, फिर यहाँ पर सिमिलरली 3t स्क्वायर आएगा, 3 से 3 कैंसिल और टी स्क्वायर बचेगा। ये होगा हमारा टेंजेंट वेक्टर। अब जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है तो ध्यान दीजिएगा आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे। देखिए इसके पहले जब आपको कोई यूनिट वेक्टर निकालना होता था यू वेक्टर, तो आप क्या करते थे, यूनिट वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो कुछ भी वेक्टर दिया हुआ है उसके अपॉन उसका मैग्नीट्यूड करने से यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्योंकि जब उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दोगे तो सारे एक्सिस के कंपोनेंट्स 1 हो जाएंगे, तो उसे कहते थे यूनिट वेक्टर। तो आप समझ लीजिए कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर को हमने एज इट इज लिख दिया। अब अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपन, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये क्या हो जाता है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये a1 a2 a3 x y z रेस्पेक्टिवली के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पर किया है, क्या किया है, अब ये 1 माइनस टी स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में तो क्या आएगा, 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, सिमिलरली 4t स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर इसका स्क्वायर करने पे 1 प्लस टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर। अब इसको हमें बस सिंप्लीफाई करना है, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा क्योंकि वहां पर कोई सिंप्लीफिकेशन है ही नहीं, वो वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में ही रहने वाला है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए 2t स्क्वायर और माइनस 2t स्क्वायर को कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होने के बाद में अब जो बाकी के जो टर्म्स है वो एड अप हो जाएंगे। एड अप होने के बाद में ऐसा मिलेगा 2t टू द पावर 4 प्लस 2t प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2। मैंने 2 को यहाँ पर कॉमन निकाल लिया है, बचे मेरे पास में ये 3 टर्म्स। ये 3 टर्म्स जो है ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर है, किसका, 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस 2 को एज इट इज लिखा, तो ये हो जाएगा √2। रूट से जब दोनों को अलग अलग करूंगा तो √2 बचेगा यहाँ पर, और इसको जब मैं रूट के बाहर निकालूंगा तो आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होके 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये 1 प्लस टी स्क्वायर क्यों लिखा, एडिशन तो कम्यूटेटिव है तो टी स्क्वायर प्लस 1 भी तो लिख सकते थे। तो देखो भाई यहाँ पर जो 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, इसके साथ में मैच आउट हो रहा है। आगे चल के हो सकता है अगर हम इसी फॉर्म में करें तो कैंसिल आउट होगा कुछ, तो सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी, ठीक है। अब हमें जो बी पार्ट है उसमें निकालना है कर्वेचर यानी कप्पा। इसको निकालने के पहले हमें निकालना पड़ेगा नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टेंजेंट वेक्टर है उसको ds के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, मतलब s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर को भी एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब जैसे आपको वैल्यूज पुट अप करते जानी है, तो पहले तो हमने क्या किया है, जो हमने टी वेक्टर निकाला था इसके पहले यानी कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर, उसको हमने क्वेश्चन रूल लगा के डिफरेंशिएट किया है। और फिर यहाँ पर ds बाई dt, इसके पहले जो निकाला था हमने ds बाई dt मतलब dr बाई dt का भी एक और बार डिफरेंशिएशन, उसको हमने उसका मॉड, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट अप की है पिछले वाले में, यानी कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर के टाइम में ये पूरा एज इट इज था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली क्वेश्चन रूल लगा दिया है। क्वेश्चन रूल क्या होता है, du बाई v इज इक्वल टू v du माइनस u dv अपॉन v स्क्वायर। सिंपली देख लीजिए वैसे के वैसे टर्म्स है। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो माइनस 2t है इसको हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया है 1 प्लस टी स्क्वायर से। ये जो √2 है यहाँ पर एक √2 मिल रहा है और यहाँ पर एक √2 मिल रहा है, इसे हमने नीचे वाले एक √2 से कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है। एक √2 से कैंसिल आउट कर दिया और जो बचता है एक √2 वो दूसरे वाले √2 को हमने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया है। 2 √2 कैंसिल आउट हो गए, एक ब्रैकेट के बाहर वाले
और जो ब्रैकेट के अंदर वाले √2 का काम खत्म। अब ये जो टर्म्स है इसको हमने 1 + t² से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिला -2t एज इट इज, t² से करने के बाद -2t³ प्लस 2 × 2 + 2t², 2t + 2t³ एज इट इज। अब ये माइनस का साइन एज इट इज, 1 - t² को 2t से मल्टीप्लाई करना है, तो 2t - 2t³, 2t को 2t से मल्टीप्लाई कर दिया 4t², 2t + 2t³। यहां तक के क्लियर हो जाना चाहिए आपको बिल्कुल भी। और साथ ही में एक और चीज, 1 + t², इसका स्क्वायर है तो एक 1 + t² को हमने यहाँ पे 1 + t² से कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पर एक 1 + t² बचा हुआ है। अब सिंपली बस आपको सिंप्लीफाई कर देना है ये दोनों ब्रैकेट्स को, तो -2t -2t -4t आ जाएगा, यहाँ से बचेगा -2t³, यहाँ से आ जाएगा +2t³, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों मिलकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये और ये जो ये वाला है ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस के साइन से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 2 + 2t² और यहाँ पर है 4t², 4t² प्लस 4 + 2 6, एक मिनट, हाँ ये माइनस का साइन एंटर होगा तो ये -4t² है, 2 - 4 -2t² और ये 2 एज इट इज। अब जो k के टर्म्स है ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं क्योंकि ये माइनस के साइन के कारण सिमिलर टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। अब ये जो 1 + t² एज इट इज, ये आया हमारा नॉर्मल वेक्टर। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर और कर्वेचर। तो कर्वेचर के लिए हमने जो फॉर्मूला देखा था वो है dt वेक्टर अपॉन ds का मॉड। सिंपली बस ये नॉर्मल वेक्टर की जो वैल्यू आई है इसका मॉड लेने पर आपको कर्वेचर मिल जाएगा, तो जस्ट इसी का मॉड ले लीजिए। यहां से मॉड लेने के बाद में -4t का स्क्वायर 16t², 2 का स्क्वायर 4, यहां से फिर प्लस 4t⁴ माइनस 2 × 2 = 4 × 2 -8 -t² का अंडर रूट। और यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर, इसका जब हम स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे तो सिमिलर टर्म ही आएंगी, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब एक और स्टेप बचाने की कोशिश करते हुए हम यहाँ पर इसको 2 बार नहीं लिखेंगे। अब फिर जो अगला स्टेप है यहाँ पे देखिए 2 वाले टर्म्स कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पर 16 - 8 कर दीजिए तो हो जाएगा 8। अब 2 वाले जो टर्म्स, वैसे तो 4 कॉमन आ जाएगा सब में, ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉमन और t² + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 4 का रूट बाहर आके 2 हो जाएगा, t² + 1 और अपॉन में 1 + t² से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि हमारा ये एक पार्ट क्लियर हो गया, ये दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया। तीसरा बचता है प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर। प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर क्या है, जस्ट नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा अपना प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर। अपन ने नॉर्मल वेक्टर निकाला, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते पता है, सेम वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर लिख दिया अपन ने, ये जो वेक्टर है एज इट इज अपॉन में उसको मैग्नीट्यूड। अब इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल से ये हो जाएगा ऊपर और जो अपर साइड हो जाएगा वो हो जाएगा नीचे में, ठीक है। रेसिप्रोकल तो करना आता ही होगा ना आपको, ये अगर a/b/c है तो हो जाएगा a × c/b, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल। अब सिंपली हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल ही कर लिया है इसमें, अगर आप डायरेक्टली 2 भी पुट अप करते हो तो भी काम हो जाएगा। सो आप इसकी जगह पे बस ये मॉड ऑफ dt वेक्टर अपॉन ds वेक्टर, इसकी जगह पे अपना ये इसकी जगह पे बस 2 पुट अप कर दीजिए जो आपने यहां से निकाला है कप्पा की वैल्यू, और सिंपली आपको एज इट इज ये रिलेशन मिल जाएगा। 2 से यहाँ का -4 2 हो जाएगा और यहाँ से जो 2 कॉमन निकलेगा वो भी एक 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहां पे 1 - t² बचेगा। अगला पार्ट है हमारा बायनॉर्मल का। तो ये बायनॉर्मल का फॉर्मूला होता है t वेक्टर क्रॉस n वेक्टर, यानी कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्रॉस प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर। इसके लिए जैसा कि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें 3/3 के वेक्टर डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना पड़ता है, तो हमने बस इनके कंपोनेंट्स को लिख लिए। अब इनको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना आपको पता है तो वो मैं इस बार नहीं बताने वाला, बस हम यहाँ पर देखेंगे सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर -1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये होगा t² - 1 √2 1 + t²। अब यहाँ पर माइनस का साइन -(-) प्लस 2t अपॉन √1 + t²। अब यहाँ पर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, एलसीएम ले लेते हैं और साथ ही में इसको एक्सपेंड भी कर देते हैं। 4t² यहाँ से आ गया, यहाँ पर आ जाएगा t⁴ + 1 - 2t², और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम वैसा का वैसा ही। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, इसके ये दोनों टर्म्स को तो सेम ही रखा है, बस इसको कन्वर्ट कर दिया एक सिंगल टर्म के एक्सपेंशन में, तो t² + 1 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर जो 2t² है जब 4t² से माइनस होगा तो 2t² बचेगा, और t⁴ + 2t² + 1 t² + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद में
तीनों के डिनोमिनेटर कॉमन होने के कारण हमने बस तीनों को एक साथ मर्ज कर लिया है। इसी के साथ हमारा ये जो फोर्थ पार्ट है बायनॉर्मल का ये खत्म होता है और फाइनल पार्ट है हमारा टॉर्शन कैलकुलेट करना यानी कि टाउ। देखिए यहाँ पर डी बी वेक्टर अपॉन डी एस इज इक्वल टू माइनस टाउ इनटू प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर। ये है हमारा एक फ्रेनेट सेनेट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेसिस पर ही हम फाइंड आउट करने वाले हैं। बाय नॉर्मल को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी। और एक बात ध्यान में रखिएगा, पिछली बार की तरह यहाँ पर भी क्वेश्चन टूल ही लगने वाला है। तो अब देखिए सिंप्लीफिकेशन पार्ट बस बचा हुआ है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन टूल अप्लाई करने के बाद में ये मिल गया हमको। अब इसके बाद में ये यहाँ से हमने टू कॉमन निकाल लिया और इस √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 2√2। बस इस ब्रैकेट को हमने एज इट इज रहने दिया माइनस। अब यहाँ पे जो 2√2 इंटू टी है इसको सामने पे लेकर आ गए और इस ब्रैकेट को सेम हमने एज इट इज रहने दिया। अब जो डिनोमिनेटर है वहां पे हमने इस अंडर रूट इंटू 1+t² को मल्टीप्लाई कर दिया, जिसके कारण ये 2√2 इंटू 1+t² का क्यूब हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये जो √2 है हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया है। ये यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ये आपको आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस के दौरान। अब ये जो बचता है 1+t² का होल क्यूब हमने इसको एज इट इज रहने दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस चालू कर दिया। वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है हमने। देखिए कैसे, टी का यहाँ पे पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया t+t² और यहाँ से हमको क्या मिला t³ माइनस टी। जस्ट हमने इनको यहाँ पे पुट कर दिया और ये माइनस का साइन मिला के प्लस हो गया। ऐसे हमने कंपोनेंट्स को ब्रेक कर दिया है और इनको सिंप्लीफाई कर दिया ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में। इसके अगले वाली स्टेप में हमने यहाँ पर और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस किया है। t³ माइनस t³ कैंसिल आउट हो गया, 2t बचा और ये -1 माइनस t², यहाँ से 2t² माइनस t² बचा और ये -1 t² -1 हो गया। वहां पर k का पूरा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है इसलिए वो पूरा ही हट जाएगा, इसलिए k कंपोनेंट हमको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हमने इसको एज इट इज लिख दिया है और ये -τ n वेक्टर राइट हैंड साइड में। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है दोनों साइड में, यानी कि मॉड्यूलस लेना है। अदर लैंग्वेज में बोला जाए तो एब्सोल्यूट वैल्यू। वहां पे देखिए यहाँ पर एक ट्रिकी स्टेप है, वो ये है कि जो n वेक्टर है ये हमारा प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर है, साथ ही में वो यूनिट वेक्टर भी है खुद का, और यूनिट वेक्टर की हमेशा मॉड्यूलस वैल्यू 1 आएगी। तो इसलिए अगर मॉड ऑफ n वेक्टर है उसकी वैल्यू भी 1 आने वाली है, और अगर माइनस ऑफ n वेक्टर का मॉड है तो उसकी वैल्यू भी 1 आने वाली है। तो जब हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये इतने पोर्शन की वैल्यू, ये माइनस का साइन मिला के इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, जिसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। बचेगा राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ टाउ। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का जो मैग्नीट्यूड है इसको हमने कुछ ऐसे सिंप्लीफाई किया है, टाउ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जस्ट कंपोनेंट्स का स्क्वायर 2t का 4t² t² माइनस 1 का होल स्क्वायर t⁴ प्लस 1 माइनस 2t² अपॉन में ये क्यूब है। ये जो 1+t² का क्यूब है ये एज इट इज। अब ये न्यूमरेटर को हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये अगेन t² प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर से बाहर आने के बाद में t² प्लस 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में क्यूब है, एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर बचेगा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर टॉर्शन का। काफी मेहनत लगी है इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं 1.5 मार्कर्स की तरफ। तो ये प्रूफ है जो कि जिसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक में। फिर भी मैं बता देता हूँ। शो दैट इफ f1 dx plus f2 dy plus f3 dz is an exact differential of a function phi, then curl of f vector is equals to 0, where f vector given है और हमको प्रूफ करना है curl of f vector is equal to 0। सबसे पहले given statement, given that इसको क्या हो गया, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz इज इक्वल्स टू d ऑफ phi। अब इसको डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बस ब्रेक करना है। कैसे, f1 dx लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहने वाला है प्लस f3 dz इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डेल के टर्म्स में आ जाएगा डेल phi अपॉन डेल x dx प्लस डेल phi अपॉन डेल y dy प्लस डेल phi अपॉन डेल z dz। ठीक है, ये बस
आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या, बेसिक डेफिनेशन होती है, बस उसके अकॉर्डिंग बस आपको ब्रेक कर देना है। अब आगे, अब देखिए आपके पास में दो साइड्स अवेलेबल है, बस आपको कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर देना है। तो यहाँ से F1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, F2 की वैल्यू मिल जाएगी डेल फाई अपॉन डेल वाई, F3 की वैल्यू डेल फाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, ऐसे अपने को तीन वैल्यूज मिली। अब एफ वेक्टर की वैल्यू क्या थी अपने पास में, ये थी। अब सिंपली आपको एफ वेक्टर के टर्म्स में इनको लिख देना है। एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू, F1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप, सॉरी कैप नहीं, यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर के टर्म्स में लिखना है अपने को, प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के वेक्टर। अब ये जो है अपना, ये क्या है, ये है ग्रेडियंट ऑफ, ये है ग्रेडियंट ऑफ फाई। यहां पर रीजन दे दीजिए, फ्रॉम गिवन। अब प्रूफ क्या करना है, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। चलिए उसको देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। देखिए एफ वेक्टर की वैल्यू तो ये आ गई है, तो अब क्या करना है, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी स्केलर फंक्शन के ऊपर प्रोड्यूस नॉर्मल। देखिए यहां पर दो वेक्टर्स का असल में क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमारा 0 प्रूव करना है। तो ये 0 कब आ सकता है, जब ये दोनों 0 डिग्री पे हो, क्योंकि साइन 0 या फिर साइन 180 डिग्री या साइन 360 डिग्री 0 होता है। फिलहाल सरफेसेस के टर्म में साइन 0 डिग्री ही कंसिडर्ड होगा। तो साइन 0 डिग्री 0 होने के लिए ये दोनों का एंगल 0 होना चाहिए। ये कैसे हो रहा है, देखिए ये एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर पे एक नॉर्मल प्रोड्यूस हुआ। अब इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर एक सरफेस चाहिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर एक और सरफेस मिला। अब ये जो सरफेस है और ये जो पहले वाला सरफेस है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल होने के कारण इनका जो एंगल है वो हो जाएगा 0 डिग्री। और अगर किसी भी दो वेक्टर्स का एंगल 0 डिग्री हो जाता है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 मिलने वाला है, इसीलिए ये मिलेगा हमें 0। लेकिन ये वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये सिर्फ 0 नहीं मिलेगा, ये मिलेगा हमें 0 वेक्टर, यानी कि नल वेक्टर। अब इसी के साथ हेंस प्रूव्ड। अब है हमारा 5th चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड इफ ए वेक्टर इज इररोटेशनल। कोई भी वेक्टर इररोटेशनल तब होता है जब उसके साथ में उसका कर्ल 0 आता है, यानी कि सिंस ए वेक्टर इज इररोटेशनल। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, एक बोनस टिप। अगर कोई वेक्टर इररोटेशनल नहीं होता तो समटाइम्स उसको वॉर्टेक्स वेक्टर भी बोला जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये एडवांस मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। सिंस ए वेक्टर इज इररोटेशनल, देयरफॉर कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब बस हमें इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए 3/3 का डिटर्मिनेंट लगता है। ये आई वेक्टर, जे वेक्टर और ये के वेक्टर थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, क्योंकि टर्म्स हमारे पास में बड़े बड़े हैं। डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, और यहाँ पर डेल बाय डेल जेड। अब ए एक्स वाई माइनस जेड क्यूब, ए माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और तीसरा टर्म 1 माइनस ए एक्स जेड स्क्वायर। क्या करना है अभी, बस जैसे कि हम 3/3 को एक्सपैंड करते हैं वैसे ही कर लेना है। वो स्टेप आप कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। फिलहाल हम इसे डायरेक्टली ही करते हैं। देखिए आई आई आई, ठीक है, डेल बाय डेल वाई तो 0 हो जाने वाला है, 0। डेल बाय डेल जेड, ए एक्स स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, इतना माइनस का माइनस बिकम्स प्लस। ओके, ये हो गया आई कैप। अब जे कैप, माइनस का साइन, एक्स एक्स के साथ में किया तो
एक तो एक्स्ट्रा आएगा माइनस जेड स्क्वायर, अब यहाँ से माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई किया जेड, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, -3z स्क्वायर जे कैप, ये वेक्टर्स है, मैं भूल जाता हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्लस के क्या के वेक्टर, अब यहाँ से के का कॉलम गया डेल बाय डेल एक्स एक्स का, तो 2 इंटू ए माइनस जेड एक्स माइनस डेल वाई, जेड का 0 हो जाएगा, एक्स बचेगा माइनस ऑफ ए एक्स के वेक्टर। इसके बाद में जस्ट आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ही करना है, एक्स स्क्वायर आई कैप और फिर ये माइनस -1 माइनस ए का जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर जे कैप प्लस 2 इंटू ए माइनस जेड एक्स माइनस ए एक्स के वेक्टर। देखिए हम फिर से भूल गया, वेक्टर आएगा यहाँ पर। अब ये किसके इक्वल है? 0 वेक्टर के। देयरफॉर यहाँ से हमको क्या मिला? -1 माइनस ए जेड स्क्वायर, या फिर माइनस की जगह प्लस भी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि नल वेक्टर है, नल वेक्टर के सारे कंपोनेंट 0 ही होते हैं। एंड यहाँ से मिलेगा 2 इंटू ए माइनस जेड इंटू एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू 0। दोनों का सॉल्व आउट कर लेना है। यहाँ से देखिए जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जेड स्क्वायर का कंपोनेंट कैंसिल आउट तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, क्योंकि z 0 भी हो सकता है, z आखिरकार कंपोनेंट ही है। यहाँ पर z पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं गया है, इसलिए हम z को कैंसिल आउट करने की बजाय ऐसा करेंगे 1 माइनस ए प्लस 3z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ये क्या बन जाएगा? 4 माइनस ए जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये अगर 0 हो रहा है तो z तो 0 होगा नहीं, यानी कि 4 माइनस ए को 0 होना होगा। 4 माइनस ए को अगर 0 करते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे जाके सॉल्व आउट कर लेते हैं। एक्स एक्स को अपन ने साइड में ले लिया, तो एक्स अपॉन एक्स, इसमें वही इशू फिर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले तो अज्यूम कर लेते हैं कि x और z 0 नहीं होंगे। सपोज दैट x इज z कॉमा एक्स इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4 माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि z 0 होगा नहीं और वहां से भी x को 0 होगा नहीं, तो फिर x और z अगर 0 नहीं होता तो फिर ये सेकंड टर्म को 0 होना पड़ेगा। यहाँ से मिलेगी a की वैल्यू 4, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज 4। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहां तक के हमने आज के दिन बीएससी सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स नागपुर यूनिवर्सिटी के चैप्टर 5 के मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 के सॉल्यूशंस देखे हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को और आगे बढ़ाया जाए, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो 360 सब्सक्राइबर्स का एम करके रखते हैं। जैसे ही 360 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही मॉडल पेपर 3 का सॉल्यूशंस अपलोड हो जाएंगे हमारे चैनल पे। और इतनी मेहनत करने के लिए, ऐसे पसीने में भीग के मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो इतनी मेहनत करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। और इतने सारे सॉल्यूशंस को वेरीफाई करने में काफी टाइम लगता है, इसलिए वीडियो लेट हो जाती है। तो आप चैनल को लीव ना करें, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि सॉल्यूशंस बना तो हर कोई लेता है, मतलब लिख तो लिया अपन ने, बट सही है या गलत आप तक क्या कन्वे हो रहा है, इनको वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। इस कारण थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप चैनल लीव ना करें, बल्कि हमारे साथ में बने रहिए, पेशेंस रखिए थोड़ा। वीडियोस अपलोड होगी, जरूर होगी, जल्दी से जल्दी होगी। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए फिलहाल, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही 360 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, वैसे ही हम इसका मॉडल पेपर 3 के सॉल्यूशंस भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।